हेलो बच्चों, वेलकम टू प्यारे से प्लेटफॉर्म कुंती कुशवाहा बाय एसएसटी में। बच्चों, जैसा कि हम क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसी का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जो आपकी संसाधन और विकास वाली बुक है। ठीक है, तो आज इसका थर्ड चैप्टर है एग्रीकल्चर यानी कृषि। आज हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। कृषि शब्द आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, इससे परिचित भी होंगे, क्योंकि हमारा जो जीवन है ना वो कृषि से ही चल रहा है। हम जो खा रहे हैं वो कृषि द्वारा ही उगाया जाता है, तो कृषि से हम कहीं ना कहीं जुड़े हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में सीखेंगे कि कृषि क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है और इसका विकास कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले देखेंगे कृषि के बारे में कि जो कृषि शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये कृषि शब्द आया कहाँ से। तो कृषि को इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति है, पेन चेंज कर लेते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एग्री और कल्चर से हुई है। ठीक है, एग्री और कल्चर से हुई है। एग्री का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है कृषि करने से, यानी मृदा में कृषि करना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखें, आगे हम पढ़ेंगे जो कृषि होती है। ठीक है, तो मानव कहीं ना कहीं जो आर्थिक क्रियाएं करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन कि ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, तो जिन चीजों से मानव क्या करता है, पैसे अर्न करता है यानी पैसे कमाता है, तो वो होती है मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, तो कृषि को जानने से पहले आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि जो कृषि है ना वो कहीं ना कहीं आर्थिक क्रियाओं से ही जुड़ा है। तो पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ कि जैसे क्या होता है, जब किसान गेहूं उगाता है, ठीक है, तो गेहूं खेत में उगाता है। अब जब गेहूं से क्या बनती है, ब्रेड बिस्कुट, आपकी फेवरेट है ना। तो ब्रेड बिस्कुट आपने सोचा है ये कैसे बनती होंगी, तो ये कैसे बनती है, जब किसान गेहूं उगाता है, फिर गेहूं से खेत से फैक्ट्री तक भिजवाया जाता है परिवहन के माध्यम से, फिर वहां उद्योगों में क्या होता है, आटे के द्वारा, ठीक है, आटे के द्वारा बिस्कुट और ब्रेड का निर्माण होता है। और फिर जब वो तैयार होके आपके घर आती हैं, तो किससे आती हैं, परिवहन से आती हैं। तो इसमें कितनी सारी आर्थिक क्रियाएं शामिल हो गई। कृषि का उगाना, फसल का उगाना क्या हो गया, प्राथमिक क्रिया, और फिर उद्योगों में उसका निर्माण होना द्वितीयक क्रिया, और ये जो परिवहन जो हमें सेवा प्रदान करते हैं, यानी हमारे घर तक तो नहीं, मतलब दुकान तक बिस्किट आती है ना, फिर दुकान, घर से तो तुम लेने जाते हो, हाँ, तो दुकान तक आती है, तो वो कहाँ से आती है, परिवहन के माध्यम। तो परिवहन क्या करता है, सेवा कर। तो इसमें 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। तो अब देखते हैं इन आर्थिक क्रियाओं को विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक, प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, तो प्राथमिक क्रिया क्या होती है, जो प्राथमिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से, ठीक है, जो क्रियाएं की जाती हैं वो होती हैं प्राथमिक क्रियाएं, यानी जो सिर्फ जिससे हम प्राकृतिक संसाधनों से जहां जुड़े होते हैं, तो वो होती है प्राथमिक क्रिया। जैसे कृषि, मत्स्य, मछली पालना और संग्रहण, ये किसके उदाहरण हैं, प्राथमिक क्रिया के। प्राथमिक क्रिया में क्या होता है, जो हम कृषि करते हैं, ठीक है, तो किस में करते हैं, भूमि में करते हैं। भूमि हमारी क्या होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो इसमें प्राथमिक जो क्रिया होती है उसमें हम सीधे जमीन से जुड़े होते हैं, भूमि से जुड़े होते हैं। हम मछली उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम प्राकृतिक चीजों से जुड़े हैं।
क्लियर हुआ यहाँ तक? द्वितीय क्रिया देखें, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? तो इसमें प्रसंस्करण से संबंधित गतिविधियां शामिल होती हैं। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण होते हैं। किसके? द्वितीय क्रिया के। मैंने बताया ना कैसे डबल रोटी और ब्रेड फैक्ट्री में बनते हैं, तो वो विनिर्माण मतलब चीजें जहां क्रिएट होती हैं, जब क्रिएट होती हैं उनका बनना, ठीक है, क्या कहलाता है? द्वितीय क्रिया कहलाता है। फिर तृतीय क्रिया, ये टर्सरी सेक्टर हो गया है आपका। तृतीय क्रिया प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं, तो उसे कहते हैं तृतीय क्रिया। इसमें यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन ये तृतीय क्रियाओं के उदाहरण होते हैं, मतलब ये हमें सेवा दें, ठीक है। तो सेवा देने के जब प्राथमिक क्रियाओं और द्वितीय क्रियाओं को जो क्रियाएं सेवा प्रदान करती हैं तो वो होती हैं तृतीय क्रियाएं, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे चलें, आगे देखते हैं कृषि का परिचय, एग्रीकल्चर का परिचय, ठीक है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, यह अभी हमने पढ़ा ना। प्राथमिक क्रिया कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। इसमें फसलों को उगाना, फलों को उगाना, सब्जियों को उगाना, फूलों को उगाना और पशुधन पालना इसमें शामिल होता है। फसलों को उगाना, फूलों की खेती करना, ठीक है, सब्जियों की खेती करना और फलों को उगाना, और उसके साथ पशु पालन करना, यानी जो आप पशुओं को पालते हैं, अपने आसपास कहीं ना कहीं देखा होगा पशु पालते हैं ना लोग, तो वो किस में आता है? कृषि, एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है। फिर विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित, यानी पूरी दुनिया के जो 50% जनसंख्या है वो कृषि से जुड़ी है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। केवल अगर हम भारत की बात करें तो भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है, ठीक है। कृषि के लिए प्रमुख कारक, कृषि के लिए प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं? तो अनुकूल स्थलाकृति, यानी अनुकूल स्थलाकृति क्या होती है? कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? मैदानी क्षेत्रों में की जाती है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में तो खेती होगी ही नहीं। जहां कृषि करने के लिए अच्छी मिट्टी होगी, है ना, उर्वरक मृदा होगी, वही कृषि होगी, है ना। तो ये क्या हो जाता है? प्रमुख फैक्टर हो जाता है। फिर दूसरा है मृदा, उपजाऊ मृदा होनी चाहिए, और जलवायु, जो कृषि के लिए टोपोग्राफी चाहिए होती है, वो क्या चाहिए होती है? अनुकूल जलवायु चाहिए होती है। आपने कभी ये सोचा है कि जो धान की खेती होती है वो बरसात के मौसम में ही क्यों की जाती है? गर्मी के मौसम में भी तो की जा सकती है ना, लेकिन क्यों की जाती है? क्योंकि धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए जो उसकी खेती का समय होता है वो बरसात के सीजन का होता है। तो कृषि करने के लिए एक और अनुकूल कारण कौन सा है? जलवायु, ठीक है। आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर। कल्चर यानी कल्टीवेशन, जो हम उगाते हैं, ठीक है, और पालते हैं, अलग अलग चीजों को, पशुओं को पालना, अलग अलग चीजों की खेती करना, उनका कल्टीवेशन करना, तो वो होता है कल्चर। तो डिफरेंट टाइप कल्चर के बारे में सीखते हैं। तो 5 प्रकार के कल्चर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एग्रीकल्चर, फिर देखेंगे सेरीकल्चर, फिर देखेंगे पिशीकल्चर, फिर विटीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में, है ना। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर से तो आप सभी परिचित हो गए होंगे अभी तक, है ना। तो और भी देखते हैं। एग्रीकल्चर मृदा की जुताई करना, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इसे खेती करना भी कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन, जब रेशम के कीटों को व्यापार के उद्देश्य से पाला जाता है। रेशम के कीट जो इस तरह के ये रेशम के कीट होते हैं, है ना, इन्हें व्यापार के लिए क्या किया जाता है? पाला, जैसे कृषि की जाती है वैसे इन्हें पाला जाता है, और जब इनसे रेशम उत्पादित होता है तो फिर इनसे व्यापार किया जाता है, मतलब रेशम को बेचा जाता है, ठीक है। तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। रेशम का कीट, ये जो कीट होते हैं ना, इन्हें
मुख्य रूप से शहतूत के पेड़ों पर, शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पीसी कल्चर। पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन, मछली पालना क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। इसमें विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन यानी मछलियों को पाला जाता है। तो मछलियों का पालना क्या कहलाता है? पिशी कल्चर। ठीक है, फिर आता है विटीकल्चर, द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती करना क्या कहलाएगा? विटीकल्चर। और फिर आता है लास्ट में हॉर्टिकल्चर, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना, मतलब व्यापार के लिए। जब हम व्यापार के उद्देश्य से फूलों को, सब्जियों को और फलों को उगाते हैं तो वो हमारा कहलाता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलें, फिर आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कृषि तंत्र यानी फार्म सिस्टम के बारे में। ये कृषि तंत्र क्या होता है? ये बहुत सारे सिस्टम होते हैं ना, जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए क्या जरूरी होता है? पहले कंप्यूटर को क्या दिया जाता है? इनपुट दिया जाता है, कोई डाटा दिया जाता है ना। फिर उसे क्या किया जाता है? उसे प्रोसेस करता है और फिर उससे आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है। वैसे ही एक फॉर्म सिस्टम काम करता है यानी कृषि तंत्र काम करता है, जैसे डिफरेंट टाइप के सिस्टम काम करते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कृषि तंत्र कैसे काम करता है। कृषि तंत्र में मुख्य रूप से 3 क्रियाएं होती हैं, मैंने बताया ना, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। सबसे पहले होता है निवेश, फिर दूसरा होता है सक्रियाएं यानी प्रोसेस, और तीसरा होता है निर्गत यानी आउटपुट, है ना। तो सबसे पहले निवेश क्या होता है ये बताओ। कृषि करने के लिए उसमें चीजें निवेश करनी पड़ती है। पहले तो कृषि करने के लिए ये बताओ, जमीन बस होने से क्या कृषि हो जाएगी? उसमें बीज की आवश्यकता पड़ेगी, खेत को जोतना पड़ेगा, फिर उसमें प्रॉपर बीज बोना पड़ेगा, फिर बीज बोने के बाद फिर उसमें क्या करना पड़ता है? खाद बीज डालना पड़ता है, फिर खेत उसकी दिखाई मतलब निराई करनी पड़ती है, चारा निकलवाना पड़ता है, जो खरपतवार जमते हैं, है ना, निकालना पड़ता है ना। तो ये क्या लगते हैं? इतने सारे निवेश लगते हैं। तो बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक, ये क्या होते हैं? कृषि के निवेश होते हैं। फिर संक्रियाएं, जुताई करना, बुवाई करना, सिंचाई करना, निराई और कटाई करना, ये क्या होती हैं? संक्रियाएं। और फिर निर्गत, फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन क्या होते हैं? इसके उत्पादन। कैसे? जैसे मैं एक एग्जाम्पल समझाती हूँ कि कोई किसान क्या कर रहा है? उसे गेहूं बोना, ठीक है। अब गेहूं के लिए उसके पास खेत है, गेहूं बोने के लिए उसे क्या चाहिए? निर्गत चाहिए, गेहूं के बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, है ना, उर्वरक चाहिए और मशीनरी चाहिए, मशीनरी और श्रमिक भी तो चाहिए। ये बताओ, बीज है उसे बोएगा कौन, है ना, तो श्रमिक चाहिए। फिर क्या होता है? प्रक्रिया। अब जब बीज है, ठीक है, खाद है, तो ये तो रखे तो खेत पर पड़ नहीं जाएगी, है ना। उसे क्या करना पड़ेगा? खेत की जुताई करना पड़ेगा, फिर बीज को बोना पड़ेगा, फिर उस पर पानी लगाना पड़ेगा, फिर जब फसल पक जाएगी तो फसल को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, है ना। जब काटने के बाद जब फसल प्राप्त हो जाएगी तो फिर काटने के बाद क्या प्राप्त होगा? गेहूं प्राप्त होगा, है ना। ऐसे ही जब मछली उत्पादन करेंगे तो उसमें कुछ क्या लगते हैं? इनपुट्स लगते हैं, निर्गत लगते हैं, फिर उससे प्रोसेस होता है और फिर हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ये फॉर्म सिस्टम। आगे देखते हैं कृषि के प्रकार। कृषि कितने प्रकार की होती है? टाइप ऑफ फार्मिंग। तो विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है ना। भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि जो होती है वो 2 मुख्य प्रकार से की जाती है। पहला होता है निर्वाह कृषि और दूसरी होती है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है और वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, इनको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं निर्वाह कृषि को।
निर्वाह कृषि, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? इस प्रकार की कृषि में जो कृषक परिवार होता है उसकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए यह कृषि की जाती है। यह पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, तो वो कहलाती है निर्वाह कृषि। यानी जब किसान क्या करता है, अपने परिवार को पालने के लिए खेती करता है, ठीक है, तो वो होती है निर्वाह कृषि। इसमें जो उत्पादन होता है ना, तो वो बेचने के उद्देश्य से नहीं किया जाता, व्यापार के उद्देश्य से नहीं किया जाता। हाँ, ये होता है थोड़ा बहुत अगर इस एक्स्ट्रा हुआ तो वो बेच सकता है, बाकी जो इसका उद्देश्य होता है वो मुख्य रूप से होता है अपने परिवार का भरण पोषण करना, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। इन्हें समझते हैं। पहला क्या है, कृषि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अपन क्या पढ़ रहे हैं? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। तो अब इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं गहन निर्वाह कृषि क्या होती है। गहन निर्वाह कृषि में जो किसान होता है वह छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से क्या करता है? खेती करता है। यानी जो किसान होता है उसके पास छोटे भूखंड होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं, और उसमें जो औजार होते हैं वो क्या होते हैं? सब नॉर्मल वो औजार होते हैं, ये हंसिया खुरपी वगैरह छोटे छोटे, है ना। और जो उसमें श्रम की लगता है वो बहुत अधिक लगता है। एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल होती हैं। फिर होता है आगे देखते हैं गहन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित होती है। यानी यह कृषि मुख्य रूप से उस क्षेत्र में की जाती है जहां जनसंख्या अधिक होती है। जब जनसंख्या अधिक होती है तो लोगों के पास क्या होते हैं? छोटे छोटे भूखंड होते हैं कृषि करने के लिए। बड़े बड़े खेत तो होंगे नहीं, क्योंकि वहां जनसंख्या को रहने के लिए जगह चाहिए, तो खेती करने के लिए कहां से जगह बचेगी, है ना। तो क्या होता है? छोटे भूखंड पर, इसलिए किसान को अधिक मेहनत करनी पड़ती है ना। किसान को अधिक मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो ये समझ में आया गहन निर्वाह कृषि क्या होती है। आगे देखेंगे आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है? तो आदिम निर्वाह कृषि में दो प्रकार की कृषि की जाती है, स्थानांतरीय कृषि और चलवासीय पशुचरण। आदिम निर्वाह कृषि, अभी अपन ने क्या पढ़ा? गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। ये किसके प्रकार पढ़ रहे थे अपन? किसके प्रकार पढ़ रहे थे? निर्वाह कृषि के, ठीक है। ये ध्यान से समझना, भूल जाएगा। निर्वाह कृषि के दो प्रकार होते हैं, गहन निर्वाह, आदिम निर्वाह, ठीक है। गहन निर्वाह अपन ने पढ़ा, फिर गहन निर्वाह पढ़ने के बाद अपन पढ़ रहे हैं आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि भी दो प्रकार की होती है, स्थानांतरीय कृषि और चलवासीय पशुचारण। इन दोनों को समझते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके प्रकार को अच्छे से याद करना। स्थानांतरीय कृषि ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में की जाती है। यानी जहाँ भारी वर्षा होती है, जब भारी वर्षा होगी तो बड़े बड़े वन होंगे, तो उस क्षेत्र में की जाती है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। जब राख को मृदा में जब राख मृदा में मिल जाती है तो मृदा क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। फिर इसमें मक्का, रतालू, आलू और कस्बा जैसी फसलों को क्या किया जाता है? उगाया जाता है, ठीक है। फिर भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि को छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चले जाते हैं। यह मुख्य रूप से इसे स्थानांतरीय कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वीय भारत में के भागों में प्रचलित है। कैसे? स्थानांतरीय कृषि को, जैसे ये क्या है? ये बहुत बड़ा क्या है? वन है, ठीक है। अब वन में
जो किसान होता है वो क्या करता है, स्थानांतरित कृषि में यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। मान लो उसने यहाँ के पेड़ काटे, इस क्षेत्र को क्या किया, साफ किया। करने के बाद इस क्षेत्र में क्या कहता है कि पेड़ों को काट के जला के वहाँ खेती, तो यहाँ जो राख बचती है तो यहाँ क्या किया, खेती किया। ठीक है, कुछ टाइम तक, जब तक इसमें क्या है, उर्वरता शक्ति है। फिर जब इसके उर्वरता क्या हो गई, खत्म हो गई, तो किसान क्या करता है, इस क्षेत्र को छोड़ के फिर वो आता है दूसरे क्षेत्र पर, और दूसरे क्षेत्र पर भी वही क्रिया करता है ना। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जब इंसान, जो किसान होता है वो जाता है और पेड़ों को काट कर कृषि करता है, तो उसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि। और इसे क्या कहते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पेड़ों को काट कर उन्हें जलाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसे रफ करते हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रचलित, यह अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में और उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भागों में प्रचलित है। ठीक है, इसे उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि, और मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कहा जाता है मिल्पा, और ब्राजील में कहा जाता है रोका, और मलेशिया में कहा जाता है लंदांग। यानी अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलें, आगे देखते हैं चलवासी पशुचारण क्या होता है, यानी नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। यानी देखो, किसी भी इंसान को तो वो नहीं है ना, किसान को कि शौक चढ़ा कि वो अपने घर को छोड़कर एक जगह से दूसरे जगह जाए, है ना। वो मुख्य रूप से क्या होती है, उसके साथ ऐसी क्रियाएं होती है, वहाँ की जलवायु होती है कि उस इंसान को, उस किसान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। जैसे हम बात करें जो राजस्थान का क्षेत्र है, ठीक है, बहुत गर्म क्षेत्र है ना। अब जब गर्म क्षेत्र है तो पशुओं को पीने के लिए पानी चाहिए ना, पशुओं को पीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब जब वहां पानी उपलब्ध नहीं तो गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, वो ठंडे प्रदेशों की ओर जाएंगे, है ना, पशुओं को चराने। तो जब किसान क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान अपने पशुओं को चराने जाता है, ठीक है, और पानी की, भोजन की खोज में, तो वही होता है चलवासी या पशुचारण। ठीक है, पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, इसमें जो पशुचारक होते हैं वो भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियों को पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में क्या है, प्रचलित है। तो ये चलवासी पशुचारण समझ में आया। क्या होता है, किसान अपने जानवरों को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके कारण ले जाता है, जलवायु बाधाओं के कारण, है ना, पानी और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूसरे स्थान पर ले जाता है, तो वो क्या कहलाता है, चलवासी पशुचारण। ठीक है, आगे देखें, आगे देखते हैं वाणिज्यिक कृषि। ये क्या है, कृषि का दूसरा क्या होता है, प्रकार होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु जो इसमें फसल उगाई जाती है वो मुख्य रूप से व्यापार के लिए उगाई जाती है। ठीक है, और जो पशुपालन भी किया जाता है तो वो मुख्य रूप से व्यापार के लिए होता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसे 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि। इनको एक एक करके देखते हैं। वाणिज्यिक कृषि समझ में आई। देखो फर्स्ट में क्या था, अपना जो था
तो उसमें था निर्वाह कृषि, है ना। तो निर्वाह कृषि में अपन ने पढ़ा था गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है, उनके प्रकारों को देखा था। निर्वाह कृषि मुख्य रूप से अपन ने देखा था कि जो किसान होता है, कृषक होता है, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करता है। लेकिन जो वाणिज्यिक कृषि है, ठीक है, वाणिज्यिक कृषि को पढ़ रहे हैं, तो वाणिज्यिक कृषि में जो मुख्य रूप से कृषक होता है, जब वो खेती करता है तो मुख्य रूप से व्यापार यानी बिजनेस के उद्देश्य से खेती होती है। वाणिज्यिक कृषि में, जो वाणिज्यिक कृषि होती है उसमें मुख्य रूप से जो फसलें उगाई जाती हैं वो मुख्य रूप से व्यापार के लिए उगाई जाती हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इसके 3 प्रकार मैंने बताया, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, ठीक है। इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। वाणिज्यिक यानी व्यापार, ठीक है, किसके लिए? व्यापार, बिजनेस के लिए उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का, गेहूं और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें होती हैं। यह मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। यह क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फॉर्मों में युक्त विरल आबादी वाले क्षेत्रों में होता है। निर्वाह कृषि में मैंने क्या बताया था कि जो कृषक होता है वहां जनसंख्या ज्यादा होती है, तो जनसंख्या ज्यादा होने के बाद जो भूमि का आकार होता है वो छोटा होता है। लेकिन जो वाणिज्यिक कृषि होती है उसमें क्या होता है कि वाणिज्यिक कृषि उस क्षेत्र में की जाती है जहां भूमि का आकार बड़ा हो, यानी जनसंख्या क्या है वहां विरल। जब विरल जनसंख्या है तो वहां क्या होगी, कृषि का आकार, जो भूमि का आकार होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। जब भूमि का आकार बड़ा होगा तो वहां जो भी फसलें उगाई जाएंगी वो अधिक मात्रा में उनका उत्पादन होगा, है ना। तो ये वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फॉर्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं, अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करते हैं और केवल एक ही फसल उगाई जाती है ना, एक ही फसल उगाई जाती है। मिश्रित कृषि, ये वाणिज्यिक अनाज कृषि पढ़ रहे थे, ठीक है। अब मिश्रित कृषि के बारे में जानते हैं। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। इसमें मिश्रित कृषि में जो खेती होगी तो किसान क्या करता है, मतलब फसलें भी उगाता है और मुख्य रूप से पशुपालन भी करता है, यानी वो 1-2-3 क्रियाएं क्या करता है, एक साथ करता है। जब वो 2-3 क्रियाओं को एक साथ करता है तो वो होता है मिश्रित कृषि, ठीक है। यह मुख्य रूप से यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है, ठीक है। क्लियर हुआ। आगे चले, आगे देखते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या होती है? रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का प्रकार होता है। यह भी वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है। यहाँ मुख्य रूप से चाय, कहवा, काजू, गलत लिखा है ना, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी बड़े पैमाने पर क्या लगाया जाता है, पूंजी लगाई जाती है और बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता होती है ना। तो उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही निकट के कारखानों में किया जाता है। जैसे क्या होता है कि जहां पास क्या होता है, रोपण कृषि होती है, वहां रोपण कृषि के आसपास के क्षेत्रों में इंडस्ट्री भी स्थापित होती हैं। जैसे अगर हम रोपण कृषि में क्या होता है, मुख्य रूप से एक फसल उगाते हैं, ठीक है, वो भी व्यापार के उद्देश्य से उगाते हैं। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, कपास, ठीक है, कॉटन का कल्टीवेशन कर रहे हैं। अब कॉटन का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो कॉटन कितनी बड़ी मात्रा में उगाते हैं। अब उसके लिए क्या चाहिए, कॉटन को कल्टीवेशन यानी उसका कपड़े बनाने के लिए फैक्ट्री की, उद्योगों की जरूरत चाहिए। तो ये उस क्षेत्र में उगाई जाएगी, यानी जो
उद्योग होंगे वो इसके निकट होंगे, क्योंकि जब यहाँ कच्चा माल रॉ मटेरियल मिलेगा, है ना, कच्चा माल मिलेगा तो वहाँ उद्योग होंगे, तो ये कॉटन उद्योगों पर जाएगा और उससे क्या होगा, वस्त्र बनेंगे, है ना। तो ये मुख्य रूप से क्या होगा, उसके निकट के, ये प्रसंस्करण प्रोसेस है ना, उसके निकट क्या होते हैं, उद्योग स्थापित होते हैं जहाँ रोपण कृषि होती है। क्योंकि रोपण कृषि में जो फसलें उगाई जाती हैं, एक फसल उगाई जाती है और मुख्य रूप से किसके उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है ना। तो क्या है, प्रसंस्करण खेतों पर ही निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस खेती में परिवहन जाल के विकास की क्या होती है, अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण है। जैसे श्रीलंका में चाय की फसल होती है ना, और भारत और श्रीलंका में चाय हो गया, ब्राजील में कहवा हो गया और मलेशिया में रबड़ उत्पादन हो गया, है ना। क्लियर हुआ, आगे चले, आगे देखते हैं, ठीक है। अब मुख्य फसल देखते हैं, मेजर क्रॉप्स देखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कृषि क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं। अब देखते हैं मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, मेजर क्रॉप्स के बारे में जानते हैं। तो मुख्य फसलें, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के फसलें, तो कितनी गर्मी है यार, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। जो फसलें होती हैं वो क्या करती हैं, कच्चे माल, फसलों से ही तो रॉ मटेरियल्स मिलते हैं ना। ये बताओ कि जब कॉटन इंडस्ट्री स्थापित है, ठीक है, अब जब कॉटन का कल्टीवेशन, कपास का कल्टीवेशन ही नहीं होगा तो उद्योग क्या करेंगे, है ना। तो किसी भी उद्योग के लिए कच्चा माल तो चाहिए, है ना। जैसे लौह इस्पात उद्योग होते हैं तो वहाँ जो लौह अयस्क होते हैं तो वो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, है ना। ऐसे ही जो खनिज के वो होते हैं, मिनरल्स के इंडस्ट्री होती है तो उस क्षेत्र में स्थापित की जाती हैं जहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे अपना झारखंड वाला एरिया हो गया भारत का, है ना। तो मुख्य फसलें क्या करती हैं, उद्योगों को कच्चा माल देती हैं, ठीक है, कच्चा माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें होती हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें होती हैं और चाय और कहवा जो होती हैं वो मुख्य रूप से पेय फसलें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले अपनी जो मुख्य फसल वो है चावल, राइस, चावल। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार होता है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, मैं बताई ना, उच्च तापमान मतलब अधिक गर्मी पड़नी चाहिए, जब अधिक गर्मी पड़ेगी तो अधिक वर्षा होगी, ठीक है। तो अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल जड़ोल मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन का अग्रणी देश है, ठीक है। सबसे ज्यादा चावल उत्पादन कहाँ होता है, चीन देश में होता है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिश्र है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। मतलब बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक वर्ष में चावल की 2 से 3 बार फसलें उगाई जाती हैं। जैसे अपना पश्चिम बंगाल वाला एरिया हो गया, वहाँ 12 महीने पानी गिरता है ना। तो जब 12 महीने पानी गिरता है तो वहाँ कोई और फसल अगर उगाएंगे भी तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए वहाँ मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है ना। तो ये क्लियर हुआ, आगे चले। गेहूं, वीट के बारे में पढ़ते हैं। गेहूं क्या होती है, गेहूं की वर्धन काल, जो गेहूं, ठीक है, गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शाष्यकर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। शाष्यकर्तन क्या होता है कि जब फसल क्या हो जाती है, पक जाती है, मतलब उसको काटने का समय आता है, तो उस टाइम पे गेहूं को अधिक धूप की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसका विकास अपवाहित दोमट मृदा
से सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाई जाती है। मुख्य रूप से हमारे यहाँ ठंडी में ही तो गेहूं की खेती होती है ना, नवंबर दिसंबर के लगभग, अक्टूबर नवंबर के लगभग बोई जाती है और किसमें, मार्च अप्रैल में काटी जाती है ये गेहूं की फसल। ठीक है, आगे देखें, मिलेट पढ़ते हैं। मिलेट क्या होती है? मिलेट में मोटे अनाज के रूप में ये मिलेट जाना जाता है और कम उपजाऊ तथा बालुई मृदा, जहाँ की जो मृदा होती है कम उपजाऊ होती है, वहाँ मिलेट की फसलें उगाई जाती है। मिलेट यानी मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो होते हैं वो मिलेट की क्या होती हैं, फसलें होती हैं। ठीक है, ये मुख्य, इनकी भूमि उपजाऊ नहीं होती, इसलिए ये ऐसे क्षेत्रों में, मतलब बंजर जैसे क्षेत्रों में जहाँ बजरी अजरी होती है ना, उस क्षेत्र में उगाया जाता है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। मिलेट क्या होता है? मिलेट मुख्य रूप से मोटे अनाज की खेती होती है जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, और इसके प्रमुख उत्पादक देश नाइजीरिया, चीन और नाइजर हैं। ठीक है, आगे देखें, आगे है मक्का। ये क्या, कॉर्न। ठीक है, मक्का क्या होती है? मक्का को के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। मक्का जो होता है ना, अपने यहाँ इस तरह का होता है, लेकिन मक्के की खेती अलग अलग देश में अलग अलग, मक्का अलग अलग कलर का होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने ऐसी पिक्चर यहाँ कैसे डाल दी कि रेड मक्का, ब्लैक मक्का, है ना। तो ये होता है, इसका कल्टीवेशन होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग कलर के कॉर्न की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। आगे चले, कपास के बारे में, कॉटन के बारे में पढ़ते। कपास इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210, पाला रहित दिन। पाला रहित दिन क्या होते हैं कि मतलब 200 या 200 दिन जो हो बिल्कुल ठंड, यानी वो जो ओश कोहरा गिरता है ना, वो बिल्कुल ना गिरे, पाला रहित दिन होने चाहिए। ठीक है, और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। या काली और जड़ेल मृदा में, मुख्य रूप से जो कपास की खेती होती है वो काली मृदा में होती है। ठीक है, और जड़ोल मृदा में सर्वोत्तम उगाई जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं, है ना। फिर यह सूती वस्त्र उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। मैंने बताया था ना कि सूती वस्त्र उद्योग जो होते हैं वो उसका क्या होता है, जो कॉटन होता है वो रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है, इसलिए जो कपास के क्षेत्र के आसपास ही सूती वस्त्र उद्योग स्थापित होते हैं। ठीक है, आगे देखें, आगे देखते हैं पटसन, जूट। पटसन इसको सुनहरा रेशा, पटसन इसको सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। यह जड़ोल मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और जलवायु की आवश्यकता होती है। भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु, क्या ये है। ठीक है, इसे मिस्टेक हो गया है, इसे सुधार लेना। ये आर्द्र जलवायु, ठीक है, ठंडी जलवायु, इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। ठीक है, आगे देखें, आगे है कॉफी। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब एक ठो बस अपनी वो बची है चाय, इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, भागना नहीं। ठीक है, क्लास से। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। पर्वतीय ढाल पर कॉफी की क्या की जाती है, खेती। मतलब हम इसे प्लेन एरिया पे नहीं, क्योंकि इसमें जो होती है वो
कम पानी ऑब्जर्व करता है, तो इसे ढलान वाले क्षेत्रों पे इसकी खेती की जाती है। ब्राजील कॉफी के अग्रणी, वो ब्राजील जो है वो कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। ठीक है, आगे चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुप्रवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। मतलब जहाँ चाय की खेती की जाती है वो मुख्य रूप से चाय एक पेय फसल है। ठीक है, इसमें कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, और जो चाय की खेती जहाँ की जाती है वहाँ अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि चाय की खेती में क्या किया जाता है, ये पत्तियों का कल्टीवेशन किया जाता है, तो पत्तियों को तोड़ने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखें कृषि का विकास, यह हमारा इसका लास्ट टॉपिक है, इसे पढ़ लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के विकास चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी कृषि उत्पादन में क्या करना, वृद्धि करना। ठीक है, कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ। इसके अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर समान जीविका उपार्जन के लिए, मतलब जीवन को चलाने के लिए खेती की जाती है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जाता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करके, और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके। यानी हम कृषि का विस्तार कैसे कर सकते हैं कि जो हमारे बीज है, ठीक है, उनको हम क्या करें, हाइब्रिड बीजों का उपयोग करें, ताकि जो अधिक उपज दें, है ना, अधिक उपज की मतलब हम छोटे क्षेत्र में भी अगर खेती कर रहे हैं तो वहाँ हाइब्रिड के बीज बोएं, ताकि जो हमारी फसल उत्पादित हो वो अधिक मात्रा में हो। और उसका क्या करना चाहिए, उसमें बीजों का जो उर्वरक का सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए, है ना, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का सही उपयोग करना। और कृषि के मशीनरीकरण, कृषि के लिए मशीनरीकरण का भी उपयोग किया जाना चाहिए। बड़ी जोतों वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में क्या होती हैं, बहुत वाणिज्यिक कृषि की जाती है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि की जाती है। हमारे भारत में जो है वो गहन निर्वाह कृषि की जाती है। ठीक है, तो किसी किसी क्षेत्र में आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। कृषि वैसे आसान चैप्टर है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मिलेंगे अगले चैप्टर उद्योग इंडस्ट्री के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कंटिन्यू क्लास पर रोज आएँ। ठीक है, क्योंकि हमारी ये क्लास पर डे होती है। ठीक है, तो थैंक यू।